अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप सब जनाब, क्या हाल है वाले हैं हमारे सबके सब व्यूअर्स के। न्यू ईयर इज जस्ट राउंड द कॉर्नर और मेरी जानिब से आप सबको एडवांस में नया साल मुबारक हो। और मेरी दुआ है कि ये नया साल आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियां लेके आए, कामयाबियां लेके आए और जो जो गोल्स आप लोगों ने सेट किए हैं उन्हें आप अचीव कर सकें। और अगर मैं बीइंग द पाकिस्तानी क्रिकेट फैन बात करूं तो मैंने भी कुछ एक्सपेक्टेशन लगाई थी अपनी टीम से। कुछ सोचा था कि शायद इस दफ़ा हमारी टीम ने भी गोल सेट किया होगा कि इस साल में तो वो हम कर गुजरेंगे जो कि पिछले 28 साल से नहीं हो सका, यानी कि ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच हरा देंगे ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन ऐसा नहीं हो सका जनाब। हम करीब तो आए लेकिन फिर हम हमेशा की तरह वापस लौट गए। पाकिस्तानी फैंस के साथ ये बड़ा डिलेमा है, बड़ी एक ट्रेजेडी है हमारे साथ कि हमारी टीम जो है हमें हमेशा होप्स देती है, चाहे वो एशिया कप का फाइनल हो जो श्रीलंका के खिलाफ था, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो या फिर जनाब उसका फाइनल हो। मतलब हमेशा हमें होप्स मिलती हैं, हम काफ़ी करीब आते हैं लेकिन फिर हम दूर चले जाते हैं। सो अभी भी ऐसा हुआ। ऐसा कुछ मकामात पे मैंने कुछ वो आपसे शेयर भी किए थे कल की वीडियो में, जब ऐसा लगा कि शायद हम ये मैच जीत जाएंगे, लेकिन वही आपकी लैक ऑफ प्लानिंग है। और सबसे बड़ी बात कि आपका नर्व्स पे कंट्रोल ही नहीं है, प्रेशर कंट्रोल ही नहीं है आपकी टीम का, और एकदम से वो जो शराजा है ना वो बिखर जाता है। और कल के दिन भी हमने देखा कि ऐसा ही हुआ। और जी मोहम्मद हफीज ने फिर इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। टेक्नोलॉजी का उन्होंने कर्स कहा। क्यों कहा भाई, इस हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। अगर आपकी मर्जी के फैसले आ रहे हो तो ये ब्लेसिंग है, अगर आपकी मर्जी के खिलाफ फैसला आ गया तो ये कर्स है। और इसके अलावा जनाब कज़ाफी स्टेडियम में जो है वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर का जो है वो कैंप लगा दिया गया है। खिलाड़ी उसमें हिस्सा ले रहे हैं। किन किन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया? न्यूजीलैंड से T20 सीरीज होने वाली है। ये जो ऑस्ट्रेलिया में खिलाड़ी हैं ये तो डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, और जो BBL खेल रहे हैं जैसे कि हारिस रऊफ हो गए वो पाकिस्तान आएंगे, फिर ज्वाइन करेंगे इन लोगों को और फिर ये लोग न्यूजीलैंड जाएंगे। सो यासिर अराफात की ज़ेरे निगरानी ये जो खिलाड़ी हैं इन्होंने प्रैक्टिस की। दिन 12 से 2:30 बजे तक या 12:30 से 2:30 बजे तक ये कैंप कज़ाफी स्टेडियम में लग रहा है। और एक खिलाड़ी ऐसे हैं, एक ओपनर, क्योंकि अगर हम इस T20 स्क्वाड की बात करें तो इसमें ओपनर्स का ढेर है। सो एक ओपनर ने जनाब मीडिया टॉक भी की। क्या कहा उन्होंने, क्या कंसर्न्स अपने जाहिर किए, इस हवाले से आपसे बात करेंगे। और जनाब जब इंडिया की बात करते हैं तो सिर्फ पाकिस्तानी फैंस की ही नहीं, इंडियन फैंस की भी जो होप्स हैं वो टूटी हैं। और अगर मैं 2023 की बात करूं सो इंडियन फैंस के लिए ये साल इस लिहाज से अच्छा नहीं रहा कि वर्ल्ड कप के इतने करीब आए और उसे नहीं जीत सके। और इसी साल में हमने देखा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अगेन पहुंचे, जो कि इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन आप फिर से उसे नहीं जीत सके। और अब जाते जाते ये जो साउथ अफ्रीका में एक हार है उसका दुख भी मिल गया। और ये सिर्फ हार नहीं थी, बड़े एक मार्जिन से हार थी। सो जी इस हवाले से बात करेंगे। और माइकल वॉन ने क्यों कहा है इंडियन टीम को अंडर अचीवर्स, क्या वजह है इसकी, इस हवाले से कुछ बात करेंगे उनकी स्टेटमेंट को लेकर। तो आइए जी बात का आगाज करते हैं। और सबसे पहले किसकी बात करते हैं? सबसे पहले बात कर लेते हैं मोहम्मद हफीज के हवाले से। सो जनाब मोहम्मद रिजवान का वो जो कंट्रोवर्शियल आउट हुआ कल के मैच में, कि जिसे बाज़ लोग कह रहे हैं आउट था, बाज़ लोग कह रहे हैं नहीं आउट था। मोहम्मद रिजवान कह रहे हैं मेरे हाथ को लगा, वो आर्म बैंड को नहीं लगा। लेकिन वो जो कैमरा है DRS है उसके अंदर जनाब आया कि वो उनके शायद वो ग्लव को लगा है, और ये जो आर्म बैंड होता है वो ग्लव का हिस्सा होता है, इस वजह से वो आउट है। तो इस तरह की बड़ी बातें चल रही हैं। लेकिन बहरहाल मोहम्मद रिजवान आउट हो गए और पाकिस्तान ये मैच हार भी गया। सो इसके ऊपर मोहम्मद हफीज ने कहा टेक्नोलॉजी इज अ कर्स। सो उन्होंने थर्ड एम्पायर को लेकर बातें की और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने मोहम्मद रिजवान से पूछा एंड ही इज़ वेरी, क्या कहेंगे ना, बड़े सच्चे इंसान है वो, वेरी ट्रूथफुल पर्सन ही इज़। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी मेरे तो हाथ को ही लगा है। सो बात सिर्फ इतनी सी है कि इस बात को लेकर ना उन्होंने सारा जो मलबा था ना वो उसके ऊपर डाल दिया कि जी अगर वो आउट नहीं होता तो कंडीशन अलग होती। बिल्कुल कंडीशन अलग होती, हो सकता है हम कम मार्जिन से हार जाते। उस वक्त मोहम्मद रिजवान 35 रन के ऊपर थे और अभी भी पाकिस्तान को जीतने के लिए तकरीबन 100 रन तो चाहिए थे मेरे ख्याल से।
ये क्या इतना ही आसान था कि अगर मोहम्मद रिजवान जो मजीद हैं वो उस वक्त आउट ना होते, वो हाफ सेंचुरी बना जाते, हो सकता है उसके अगली गेंद पे आउट हो जाते, उससे पहले वो बचे भी थे, तो पाकिस्तान मैच जीत जाता। कोई ऐसा तो नहीं था कि 5 या 6 रन से आप हार गए हो और आप ये कह रहे हैं आपने क्रिकेट अच्छी खेली। इतना ज़्यादा आप उस चीज़ को पॉइंट आउट नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ उस आउट होने की वजह से आप मैच हार गए। मैच आप अपनी कलेक्टिव एफर्ट से सारे मिलकर ही मैच हारे हैं। इसके अंदर फील्डिंग कोलैप्सेस भी हमने बेतहाशा देखे। इसके अंदर हमने देखा कि बॉलिंग लाइक बिट्स एंड पीसेस में अच्छी हुई, लेकिन कलेक्टिवली इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं हुई। लेकिन बॉलर्स ने कम बैक किया और कुछ इनकी जो मैनेजमेंट है उनकी अपनी भी गलतियां हैं कि आपने मेन स्पिनर को खिलाया ही नहीं। कुछ इसके अंदर एक मिली जुली सिचुएशन रही। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस आउट होने की वजह से हम वो मैच हार गए। अगर मोहम्मद रिजवान आउट भी हो गए थे तो उसके बाद जो आपके खिलाड़ी थे वो कहाँ टिके, वो तो बस आए और जनाब बस उनको जाने की जल्दी पड़ी हुई थी। टीम का हमारी ये आलम कि जैसे कि मैंने कल कहा था कि 5 से 6 खिलाड़ी तो शॉर्ट पिच डिलीवरीज पर आउट हो गए। कहने को तो बहुत सी बातें हैं, मिली जुली कंडीशन रही है इस मैच के अंदर, बिट्स एंड पीसेस के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की आई है। लेकिन मैच आप तब जीतेंगे जब आप जनाब अच्छी परफॉर्मेंस कलेक्टिवली एज ए टीम देंगे। जिन्होंने अच्छा खेला वो मैच जीत गए। कमिंस को देख लें, 10 विकेटें उन्होंने ली और रन भी हम लोगों से ज़्यादा बनाए और जनाब आउट भी हम देखें तो ज़्यादा मुश्किल कंडीशन में हमारे खिलाड़ियों को आउट किया। क्योंकि जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था तब तो ओवरकास्ट कंडीशन थी, हमने टॉस जीती थी और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था। बॉलर्स को जितनी हेल्प मिल रही थी उस वक्त कंडीशन से, पिच से, उस तरह से बॉलर्स ने उसका पाकिस्तानी फायदा नहीं उठाया। इस तरह से सिर्फ उस चीज को जिम्मेदार करार दे देना कि रिजवान क्योंकि आउट हो गए तो आप मैच हार गए, इट्स नथिंग लाइक दैट। ये इस तरह से बिल्कुल नहीं है। और जनाब अब बात कर लेते हैं, मोहम्मद हफीज की बात की है तो साथ ही ऐसा करते हैं कि माइकल वॉन की भी बात कर लेते हैं। माइकल वॉन ने जनाब कहा है कि जो इंडियन टीम है वो अंडर अचीवर्स हैं। माइकल वॉन की बात की जाए तो इस तरह के बयानात के देते रहते हैं कि जो कि कंट्रोवर्शियल होते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो क्या उन्होंने ये बयान दिया है ये भी क्या कंट्रोवर्शियल है। इससे आप अग्री करते हैं या नहीं करते हैं मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बहरहाल अभी माइकल वॉन ने ये कहा है कि जो इंडियन टीम है वो अंडर अचीवर है और उन्होंने ये कहा है अपनी इंडिया की जो रीसेंट परफॉर्मेंसेज हैं उस वजह से। अब इंडिया की परफॉर्मेंसेस क्या हैं, अगर हम बात करें लाइक पिछले 10 साल की बात कर लेते हैं, क्योंकि 10 साल से इंडियन टीम कोई भी आईसीसी का इवेंट नहीं जीती है। 2013 में आखिरी दफ़ा आईसीसी ट्रॉफी जीते थे। फिर जनाब उसके बाद हम देखते हैं कि 2014 आता है और 2014 के अंदर जनाब फाइनल खेला। फिर 2015 के अंदर इंडियन टीम ने ओडीआई का सेमीफाइनल खेला। फिर 2016 के अंदर सेमीफाइनल खेला। 2017 के अंदर जनाब फाइनल खेला और फिर उसके बाद 2019 की बात करें तो सेमीफाइनल खेला। 2021 के अंदर लीग स्टेज तक पहुंचे आईसीसी इवेंट के और WTC का फाइनल खेला। फिर उसके बाद आ जाता है 2023 कि जिसके अंदर इंडिया ने WTC का फाइनल भी खेला और ODI वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेला। यानी कि 5 फाइनल इंडिया पिछले 10 सालों में खेल चुकी है इंडियन टीम। इससे पता चलता है कि टीम तो अच्छी है। अंडर अचीवर कैसे हैं? अंडर अचीवर ऐसे हैं कि आप कोई ट्रॉफी नहीं जीत पाए हैं। नो डाउट इंडिया बायलैटरल सीरीज में बड़ी अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया में 2 दफ़ा हरा चुके हैं और जो घर में आ जाए वो इंडियन टीम से बच के नहीं जा सकता। लेकिन आईसीसी का कोई ट्रॉफी आपके पास पिछले 10 सालों से नहीं है। लेकिन मैं माइकल वॉन की इस बात से अग्री नहीं करती हूँ। नो डाउट आईसीसी ट्रॉफी बहुत अहमियत की हामिल है, लेकिन क्या आईसीसी ट्रॉफी आपकी पिछली सारी परफॉर्मेंस के ऊपर पानी फेर देगी? उसकी कोई अहमियत नहीं है। यानी आपकी टीम के अंदर कुछ ना कुछ बात तो थी, कुछ ना कुछ आपके अंदर स्पार्क तो था कि आपने 5 फाइनल खेले हैं।
और आप इस तरह से किसी को अंडर अचीवर कह दे, सो इस बात से तो मैं माइकल वॉन की बहरहाल अग्री नहीं करती हूँ। हाँ, ये बात मैं ज़रूर कहूँगी कि जिस तरह से इंडिया की टीम के प्लेयर्स हैं, अगर हम बात करें तो स्टार प्लेयर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद ये उनके साथ एक आप बदकिस्मती कह लें या अनफॉर्चुनेट रहा कि अभी तक रोहित शर्मा हो गए, वो कोई ट्रॉफी नहीं जीत पाए हैं आईसीसी की। सो ये बात कहीं ना कहीं जब आपकी टीम क्योंकि इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है बायलैटरल सीरीज के अंदर, इवन अगर हम आईसीसी इवेंट्स की बात करें उसके अंदर भी, लेकिन फाइनल ना जीत पाए, तो ये चीज़ दुख तो आपको ज़रूर देगी, लेकिन आप अपनी टीम को अंडर अचीवर नहीं कह सकते हैं। एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगी कि अगर हम आईपीएल को देखें तो आईपीएल इज़ बिगेस्ट लीग ऑफ द वर्ल्ड, ये मैं बात हमेशा कहती हूँ। और इंडिया के लिए जो अगर हम डोमेस्टिक टैलेंट की बात करें तो इंडिया के क्रिकेट सिस्टम के लिए बड़ी अच्छी है और बड़ा पैसा लेके आती है, बहुत टैलेंट हमारे सामने आया। लेकिन जब से आप लोगों ने नोट किया अगर कि 2016 में आई थिंक 16 साल तो हो गए जब T20 वर्ल्ड कप जीते थे, लेकिन जब से आईपीएल शुरू हुआ है इंडिया T20 वर्ल्ड कप के अंदर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई है। इतनी बड़ी लीग खेल रहे हैं और इसके अंदर इतना टैलेंट हमारे सामने आ रहा है, इतने स्टार प्लेयर्स आपके पास हैं, लेकिन उसके बावजूद T20 वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया की परफॉर्मेंस उस तरह से देखने में नहीं आती है। बस मेरा इस चीज़ को लेकर एक कंसर्न है, वो ये है कि जब कोई आईसीसी इवेंट आ रहा हो ना, तो तब आईपीएल की जो विंडो है वो इस लिहाज से मैनेज करनी चाहिए है, इस तरह से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए है। पहले हमने T20 वर्ल्ड कप भी देखा, आईपीएल के बाद खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए आए, हार गई जनाब टीम, तब आईपीएल को ब्लेम किया गया, लेकिन कहानी फिर वही है। फिर जनाब हमने देखा कि WTCL का फाइनल था और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पहले आईपीएल खेल के आए खिलाड़ी और उसके बाद आपने फाइनल खेला, तो जनाब फिर जब इंडियन टीम एक बड़े मार्जिन से हार गई फाइनल ऑस्ट्रेलिया से, तो ये कहा गया कि जनाब आप एक शॉर्ट फॉर्मेट से लॉन्ग फॉर्मेट में आ रहे थे और खिलाड़ी थके हुए थे, फैटिक का एलिमेंट था। तो जब इस तरह की सारी चीज़ें हैं तो प्रॉपर प्लानिंग क्यों नहीं की जाती है? अभी भी अगर आप देख लें तो तकरीबन 90 मैचेस आपने खेलने हैं, एक बड़ी विंडो है, मार्च के एंड से ये जो आईपीएल है शुरू होगा और मई के एंड में ये ख़त्म होगा। सो उसके बाद तकरीबन 10-15 दिन बाद T20 वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। फिर अगर इस तरह की कोई परफॉर्मेंस आ जाएगी इंडियन टीम की या उस तरह की अप टू द मार्क नहीं आ सकी कि जिस तरह की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर ये कहा जाएगा जी आईपीएल की वजह से। तो ऐसा क्यों नहीं किया जाता, बीसीसीआई ऐसा क्यों नहीं करती है कि आईपीएल को इस तरह से ऑर्गेनाइज करे कि जब आईसीसी इवेंट आ रहा हो तकरीबन 1-2 माह का तो फर्क हो, उसमें गैप हो, खिलाड़ियों के पास कुछ तो टाइम हो। क्या बीसीसीआई आईपीएल फ्रेंचाइजीज के सामने इतनी ही बेबस हो चुकी है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो जनाब अब हम आते हैं इंडिया से पाकिस्तानी क्रिकेट की जानिब, और जब पाकिस्तानी क्रिकेट की बात करते हैं सो अब ये जो टेस्ट मैच है, टेस्ट सीरीज़ है, उसके बाद न्यूजीलैंड से T20 सीरीज़ खेलनी है। स्क्वाड का ऐलान हो चुका है जो कि ओपनर से भरी भी है। उसके अंदर वहाब रियाज ने ये कोशिश की है, जो चीफ सेलेक्टर है हमारे, कि सबको खुश किया जाए। और आमतौर पर ये देखा गया है कि जब आप सबको खुश करने की कोशिश करते हैं ना, तो कोई भी खुश नहीं हो पाता है। ये तो बहरहाल ये जो एक खिचड़ी पकाने की कोशिश की गई है इसका तो बाद में पता चलेगा, लेकिन बहरहाल एक खबर आई है, वो खबर आपसे शेयर करते हैं। खबर ये आई है कि वहाब रियाज चाहते थे कि भाई बाबर को और ये जो रिजवान है इनको रेस्ट दिया जाए T20 सीरीज से, लेकिन हमारे जो टीम डायरेक्टर हैं मोहम्मद हफीज़, उनकी ख्वाहिश ये थी कि इनको टीम के साथ रखा जाए। तो इस वजह से जनाब ये टीम के साथ ट्रैवल करेंगे। अब इस वजह से अगर आप हमारी स्क्वाड देखें तो न्यूजीलैंड की सीरीज़ के लिए उसमें साइम अयूब भी हैं, उसमें साहबजादा फरहान भी हैं, उसमें बाबर भी हैं, उसमें जनाब रिजवान भी हैं, और उसके अंदर साहबजादा फरहान के अलावा एक और है जनाब फ़खर जमान है, फ़खर जमान के अलावा हसीबुल्ला हैं, और ये सब ओपनर्स हैं। सो ये ओपनर से भरी हुई एक टीम है। और जो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर है उसके अंदर कैंप लगा दिया गया है प्रैक्टिस के लिए। यासिर अरफात की ज़ेरे निगरानी, जो कि हाई परफॉर्मेंस के पहले कोच हैं, जो कि पाकिस्तानी प्लेयर भी हैं और इंग्लैंड से लेवल 4 का कोर्स भी करके आ चुके हैं।
सो ये कैंप जारी है कि जिसके अंदर खिलाड़ी हिस्सा भी ले रहे हैं, कि जिसमें वहाब रियाज ने ख़ास तौर पर अहमद शहजाद को इनवाइट किया है कि आप भी आएँ और प्रैक्टिस सेशंस में हिस्सा लें। सो जनाब इसके अंदर हम देख रहे हैं कि सीनियर और जूनियर खिलाड़ी मिलकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। फ़खर जमान भी हैं, जनाब इफ्तिखार अहमद भी हैं और अब्बास आफरीदी भी हैं, साहबजादा फरहान भी हैं। कुछ खिलाड़ियों ने ज्वाइन कर लिया है, कुछ खिलाड़ी ज्वाइन करेंगे और ये जो टीम ऑस्ट्रेलिया में है ये डायरेक्ट न्यूजीलैंड पहुंचेगी। सो अगर हम इस कैंप की बात करें तो यहाँ पे साहबजादा फरहान ने मीडिया टॉक की और उनसे जब क्वेश्चन हुआ कि भाई आप तो ओपनर हैं और तो टीम के अंदर पहले ही बाबर रिजवान है, आप कहाँ पे खेलेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं डोमेस्टिक के अंदर 3-4 साल से मुसलसल एज ए ओपनर परफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन जब मुझे मौका मिला, जब फ़खर जमान और रिजवान टीम में थे तो मैंने 1 डाउन भी खेला है और 1 डाउन भी मैंने अच्छा परफॉर्म किया है। सो जहाँ पे मुझे मौका मिलेगा मैं खेलूंगा। इससे पहले जब मोहम्मद हारिस से पूछा गया था तो मोहम्मद हारिस ने भी यही कहा था कि जहाँ पे मौका मिलेगा मैं खेलूंगा। ये बेचारे और क्या करेंगे, जो ओपनर्स हैं डोमेस्टिक के अंदर एज ए ओपनर परफॉर्म करके आते हैं, लेकिन जब टीम में आते हैं तो बाबर रिजवान खड़े हुए हैं ओपन के अंदर। और किसी सीरीज के अंदर, चाहे आप युगांडा से खेल रहे हैं, चाहे जिम्बाब्वे से खेल रहे हैं, चाहे न्यूजीलैंड से खेल रहे हैं, आपको प्रूव करने को कुछ नहीं है, आप वेल प्रूवन है, लेकिन सीरीज आपने हर खेलनी है। तो ये जो बेचारे हैं इनके साथ ज्यादती होती है और इनको या तो 1 डाउन आना पड़ता है या तीसरे चौथे नंबर पे आना पड़ता है। तो ये ज्यादती कब तक जारी रहेगी जनाब? कब तक ये बेचारे के यही कहते रहेंगे कि नहीं जनाब हमें जहां पे मौका मिलेगा हम खेलेंगे, क्योंकि नेशनल साइड से खेलना हर एक की ख्वाहिश है। और जब बाबर रिजवान रेस्ट करने को तैयार ही नहीं है, मैनेजमेंट उन्हें रेस्ट करवाने को तैयार ही नहीं है, कहने को तो आप जनाब बेंच स्ट्रेंथ को मौका दे रहे हो, लेकिन आपने तो वहां पे मजीद कंपटीशन पैदा कर दिया है, मजीद खिलाड़ियों के अंदर इनसिक्योरिटी पैदा कर दी है वहां पे। अब साइम अयूब को नहीं पता वो वहां पे जाएंगे ओपन करेंगे या नहीं करेंगे, साहबजादा फरहान को नहीं पता न्यूजीलैंड जाएंगे ओपन करेंगे या नहीं करेंगे। और ये तो कोई तरीकाकार नहीं है कि आप एक मैच उन्हें खिला दो और बाकी मैचेस में बिठा दो। अगर आपने किसी को टीम में शामिल किया तो भाई पूरी सीरीज खिलाएं उन्हें, या कम से कम 2 से 3 मैचेस तो आप उन्हें कंसेक्टिवली खिलाएं। अगर एक मैच में फेल हो जाएंगे तो वो क्या फेल हो जाएंगे? 2018 में भी साहबजादा फरहान खेले थे और अब उनका दोबारा से कम बैक होने जा रहा है। तो ये ज्यादतियों का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जो बाबर रिजवान है वो कब तक लेजेंड्स के नाम के ऊपर हम मानते हैं कि बड़े अच्छे प्लेयर हैं वो, लेकिन वो कब तक जो नए खिलाड़ी हैं इनके लिए एक थ्रेट बने रहेंगे कि हमें कब मौका मिलेगा? हम देखते हैं इंडिया के अंदर जनाब जो कोहली हैं, रोहित शर्मा हो गए, कोई मसला नहीं है, रेस्ट करते हैं, बाद में आके परफॉर्म कर देते हैं, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है उन्हें। हत्ता कि हमने जनाब एशिया कप में देखा था अभी कि विराट नहीं खेले थे, बल्कि रोहित नहीं खेले थे और उनकी जगह उन्होंने तिलक वर्मा को भेज दिया था, कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी। लेकिन यहाँ पे तो बाबर रिजवान को ना खिलाओ तो जो उनके सो कॉल्ड फैंस हैं वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं। अगर ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहा तो कोई नया टैलेंट डेवलप होने वाला नहीं है। हाँ अलबत्ता स्पॉइल आप उन्हें ज़रूर करेंगे, उनके करियर के साथ आप लोग ज़रूर खेल रहे हैं। तो जी अब ये T20 न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज़ है इसमें मैनेजमेंट क्या फ़ैसला करेगी, इसमें जो प्रोफेसर साहब हैं वो क्या फ़ैसला करते हैं, ये तो वक्त आने पे पता चलेगा। लेकिन बहरहाल जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं, जो नया टैलेंट आ रहा है, उनको हम ज़रूर बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। और जी ये थी आज की वीडियो। अब आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा क्योंकि आप लोगों का फीडबैक मैटर करता है। अल्लाह निगे।